अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक चैप्टर 3 हमने जितना कवर किया है वो आपको समझ भी आ रहा होगा। अच्छा, चैप्टर 3 के अंदर आज का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। जो लोग एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं या जिनके पेरेंट्स में से या कोई रिलेटिव में से एग्रीकल्चर के काम कर रहा है तो उसको ये समझ भी आएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समटाइम मुश्किल भी लगता है क्योंकि इसमें एक डायग्राम आएगी जो आपको बड़ी खौफनाक नजर आएगी। बट अगर बच्चा समझ जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें से क्वेश्चन आना भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है और मार्क्स ऑब्टेन करना भी बहुत ही आसान। सो कोवेब थ्योरी को समझते हैं कि कोवेब थ्योरी कहती क्या है। बेसिकली ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड थ्योरी है। कोवेब का मतलब क्या है? आई थिंक मकड़ी का जाला या मकड़ी का जाल है। आपने देखा होगा मकड़ी का जाल कुछ इस तरह से बना होता है। ऐसे ऐसे मकड़ी जो है ना उसको जाल बना रही होती है। कुछ इस तरह का मकड़ी का जाल। तो ये थ्योरी कहती है कि एक मकड़ी का जाल बन जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, हर साल के डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट आने की वजह से। तो ये कुछ सिनेरियो है, खास करके सप्लाई की शिफ्ट आने की वजह से इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है जिसकी वजह से एक जो अगर एक ही जो है ना आप फसल को देखें एनालाइज करें ओवर द ईयर तो एक मकड़ी का जाल आपको नजर आ। ठीक है, तो ये थ्योरी सारी बेस कर रही है एक मकड़ी के जाले पे। तो कोवेब थ्योरी है क्या, जरा इसको समझते हैं। कोवेब थ्योरी के मुताबिक जो हमारे आम फॉर्मर्स होते हैं ना वो जो है ना कुछ खास पैटर्न के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। से हम कहते हैं कि एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक मुल्क है। ठीक है, उस मुल्क में दो फसलें काश्त हो रही हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एक फर्स्ट पोल ऑफ फॉर्मर्स और एक सेकंड पोल। दो पोल है। ये जो है ये चावल काश्त कर रहे हैं और ये जो है ये चने काश्त कर रहे हैं से या सब्जी काश्त कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम चावल के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, ये चावल की मार्केट थी और ये सप्लाई कर्व थी, ये डिमांड कर्व थी। यहाँ पे मार्केट एक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। ठीक है, प्राइस पे क्वांटिटी। तो ये इतनी प्राइस मार्केट में चल रही थी। हुआ क्या से जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में सैलाब आया होता है, उसकी वजह से बहुत ही फसलें जो है वो डैमेज हो जाती हैं या मौसम में बरसात के मौसम की वजह से फसलें डैमेज हो जाती हैं। किसी भी वजह से ना हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ, आपकी फसल अच्छी नहीं हुई ईयर वन में। ठीक है, ईयर वन की बात कर लेते हैं, पहला साल या ईयर नोट कर लेते हैं। अभी आज के टाइम में हम कहते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा होगी, फसल अच्छी नहीं है। बारिशें जब बहुत ज़्यादा हुई फसल अच्छी ना हुई तो सप्लाई कम होगी, इसका मतलब ये सप्लाई में एक शिफ्ट आई होगी। तो यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम बना होगा जो कि इस क्वांटिटी पे होगा और ये प्राइस हो। अब जब सप्लाई कम हुई ईयर वन में, प्राइस कम हुई। ठीक है, प्राइस सॉरी सप्लाई कम हुई। सप्लाई कम हुई, देखें इस साइड पे शिफ्ट आया, सप्लाई कम हुई। किस वजह से सप्लाई कम हुई अदर देन प्राइस फैक्टर? मतलब मौसम मौसम के असरात की वजह से या सैलाब आ गया, किसी वजह से सप्लाई कम हुई। तो देखिए प्राइस बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम बना जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। अब ईयर नोट जो था इसमें क्योंकि सप्लाई कम थी प्राइस बढ़ गई, तो ये जो लोग थे ना फार्मर्स, इनको बड़ा मुनाफा हुआ। ठीक है, जो सप्लाई कर रहे थे चावल, उनके चार चांद लग गए कि भाई ईयर नोट में पहले साल में सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बहुत अच्छी मिली क्योंकि मार्केट में चावल नहीं थे। तो ये लोग बहुत खुश हुए। ठीक है, ये लोग पहले साल बहुत खुश हुए। ये जो पूल वन वन वाले, इन्होंने देखा कि यार ये क्या मसला है। हमने चने उगाए हैं, से हम कहते हैं चनों की फसल सही हुई थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा।
खास करके चावलों की फसल अफेक्ट हुई किसी वजह से, तो उसके प्राइस बढ़ गए। ये लोग जो थे ये कहते कि हमने भाई चने उगाए थे, जो सेकंड पोल वाले लोग थे, तो हमें तो उतना फायदा नहीं हुआ जितने चावलों वालों को हुआ, तो ये बेचारे सैड हो। ये ये वाले जो टीम ए थी ये खुश होगी, ये जो टीम बी थी ये सैड होगी। ए वाले खुश हो गए, बी वाले जो थे वो सैड हो गए कि भाई ये इस साल प्राइस बहुत अच्छी थी चावलों की, हमें चावल उगाना चाहिए। ईयर वन हुआ, अगला साल आया, ये जो सैड थे इन्होंने कहा भाई इस साल तो हमने चावल उगाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए वाले तो पहले चावल उगा रहे थे, बी वालों ने कहा भाई हम भी चावल उगाएंगे, तो नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा, तो सप्लाई ज़्यादा, तो सप्लाई में शिफ्ट आ गया इस साइड पे। जब सप्लाई में शिफ्ट आ गया इस साइड पे तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम बना और प्राइस कम हो गई। इसका मतलब क्या, जो पहला साल, मतलब ये पहला साल इसको माने रखते हैं यार, कंफ्यूज कर रहे हैं। वन, ये ईयर टू में सप्लाई बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइस कम हो गई। तो भाई अब ये ए वाले भी सैड हुए कि भाई ये हम अच्छे खासे खुश थे, ये क्या बी वालों ने आके हमारे रंग में भंग डाली, और बी वाले भी सैड हुए। अच्छा मसला ये है कि पिछले साल ए वालों ने बहुत मुनाफा कमाया था, इस दफा वो सैड हुए। बी वाले पिछली दफा भी सैड थे, इस दफा भी सैड है, मसला है। तो बी वालों ने कहा भाई ये फसली बटेरे थे, इन्होंने कहा भाई हम अगली दफा तोबा, चावलों के कारोबार में हम नहीं जा रहे, अगले साल हमने चावल नहीं उगाने। जब अगले साल ये नहीं आए तो नंबर ऑफ सप्लायर कम, सप्लाई कम, तो फिर सप्लाई इधर आ गई, नया इक्विलिब्रियम बना और प्राइस फिर ऊपर चली गई। इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम, प्राइस ज़्यादा। जिन्होंने ए वालों ने काश्त किया था वो हो गए खुश, बी वाले जो थे वो फिर सैड के भाई इस दफ़ा गलत डिसीजन ले ली, इस दफ़ा अगर हम काश्त कर लेते ना तो चार चांद लग जाते। अब उन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई अगले साल हम फिर जो है वो चावल काश्त करेंगे, जब नंबर ऑफ सप्लायर ज़्यादा, सप्लायर ज़्यादा, प्राइस कम, तो भाई दोनों सेट। अब मसला ये है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये सैड ही रहे, ठीक है। और ये सप्लाई का इधर से उधर जाती रही एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे ये सप्लाई का के चेंज होने से कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा होता है, जो कि आपको नजर आएगा कि एक कोवत की तरह। ये सारी थ्योरी थी जो आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दी, ठीक है। दोबारा फिर समझेंगे, कोई मसला नहीं, तसल्ली से समझते हैं। आपको सुनी समझ आई होगी तो दोबारा फिर समझते हैं। कोवेब थ्योरी कहती क्या है? कोवेब थ्योरी इकोनॉमिक मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि लिटिल इकोनॉमिक शॉक्स, ये जो शिफ्ट आ रहा था सप्लाई में, कैन स्वेल अप ड्यू टू, वो बहुत ज़्यादा फील होने लग जाते हैं ड्यू टू प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये जो चने वाले काश्तकार थे इनके बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इकोनॉमिक से शॉक्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, ठीक है। असेंशली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। उनको इतनी समझ नहीं होती कि जब हम बहुत ज़्यादा लोग इसमें चले जाएंगे तो उनको इकोनॉमिक्स का तो नहीं पता, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, प्राइस कम हो जाएगी। वे प्रोड्यूसर डिसाइड देयर करंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द एवरेज प्राइस दे ऑब्टेन प्रीवियसली, जिसके ऊपर पिछले साल जो मार्केट में प्राइस मिल रही थी उसकी बेस के ऊपर लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस दफ़ा हमने ये फसल काश्त करनी है कि नहीं करनी। जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है उनको आइडिया होगा कि ये बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसमें कारोबार कर रहे होते हैं, वो मेरे साथ अक्सर वो शेयर कर रहे होते हैं, यार इस दफ़ा हमने चावल उठाना था बेचने के लिए, लेकिन चावल उठाया, पिछली दफ़ा तो बहुत अच्छा रेट था, इस दफ़ा हमने उठा के जब रखा है तो उसका रेट गिर गया। सारे लोग यही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलर जब बढ़ जाते हैं तो प्राइस कम हो जाती है क्योंकि वो रुल रहा होता है चावल। तो ये होता है, पाकिस्तान में भी होता है। आप किसी अपने बड़े से पूछ लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका। अच्छा, इसमें एक ऐसी डायग्राम बनती है जो एक्सप्लेन कर रही होती है कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एडजस्ट कर रहा होता है हर साल अगले साल की निस्बत, ठीक है। और ये स्विंग होती रहती है प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये कंटिन्यू स्विंग करती रहती है जब तक कि वो मार्केट एक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, ठीक है। ये जो हमने इस तरह का एक बनाया था ना कि इसके अंदर इधर इधर वो स्विंग होता रहता है, जब तक वो कोवेब यहाँ पे नहीं आता तब तक वो चलता रहता है। सो ये कोवेब की जो है ना डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है। तो
आपके सिलेबस में ये कोवेब बनाना ये ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं भी आती कोई मसला नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ईयर वन में S1 ये होगी, ठीक है, S2 ये होगी, S3 ये होगी, और ये कोवेब इस तरह बन रही होगी हर साल, ठीक है, और ये चलती जाएगी जब तक कि ये यहाँ तक नहीं पहुँचती एक्विलिब्रियम पे। तो ये आपको सिंपल कोवेब की अगर शक्ल याद है तो आपसे सिंपल पूछ सकता है ये कौन सा भाई थ्योरी है, ये डायग्राम किसको शो कर रही है, भाई कोवेब को शो कर रही है, ठीक है। बाकी आपने मोटी मोटी उसकी चीज़ें याद रखनी है, वो भी हम देखते हैं। कोवेब को अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ड्यू टू बैड हार्वेस्ट ऑफ प्राइस डिक्रीज बिलो एक्विलिब्रियम क्वांटी वन, और प्राइस जो है ना वो एक्विलिब्रियम से बढ़ जाएगी, फिर एक नया साइकिल आएगा जिसके अंदर नए फार्मर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे मार्केट में, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, और फिर इसी तरह अगली दफ़ा वो डिसअपॉइंट होकर छोड़ जाएंगे, तो जब नंबर ऑफ सेलर कम होंगे तो प्राइस फिर बेहतर हो जाएगी, और ये सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। सो जो भी हमने बात की ये 3 सालों में, वो मैं दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि से पहले साल बुरे हार्वेस्ट की वजह से सप्लाई ऑफ प्राइस डिक्रीज हुई थी, ठीक है, सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ गई, तो जो काश्त कर रहे थे वो तो खुश थे, दूसरे साइड हुए कि भाई हमने भी काश्त कर लेना था। अगले साल क्या हुआ कि बाकी फार्मर्स ने भी इस साइड पे आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़े, तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हो गई, तो वो सैड हो गए सारे। अगले साल उन्होंने कहा कि भाई पिछले साल हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, इस साल हमने ये काश्त नहीं करना, तो कुछ काश्तकारों ने क्विट कर दिया काश्त करना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सप्लायर कम हुए, सप्लाई कम हुई, प्राइस बढ़ गई, तो जो रह गए थे वो खुश हुए, और ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा। कभी वो जो आ रहे होंगे जा रहे होंगे वो कभी सैड होंगे जाएंगे तो दूसरे खुश हो जाएंगे, फिर वो आएंगे तो सैड हो जाएंगे, चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आए। सो ये है बेसिकली, ठीक है, ये इसी तरह साइकिल चलता रहता है, तो ये आपको कोवेब की सूरत में नजर आता है। ये सारा, इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स समझने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको अगर डायग्राम समझ आ गया तो मोर देन इनफ, ठीक है। हाँ, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो आपने याद रखनी है, अजम्पशंस याद रखनी है, और अजम्पशंस ये हैं कि सबसे पहले ये जो है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ये थ्योरी डील करती है एग्रीकल्चर को, ये याद रखना है, एग्रीकल्चर थ्योरी है ये। टाइम लैग्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, देखो एक साल जो फसल होती है, या वो फसल को दोबारा उगाने के लिए अगले साल का वेट करना पड़ता है, या से 6 माह का वेट करना पड़ता है, एक टाइम लैग है, एक टाइम का गैप आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थ्योरी तभी काम करेगी जब टाइम लैग इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन, जो लगातार प्रोडक्शन होती रहती है उस पर ये थ्योरी काम नहीं करेगी, ठीक है। एक दफा प्रोडक्शन हुई उसके बाद गैप आया, वो दोबारा मौसम आएगा तो वो कास्ट हो सके। इट इज अज्यूम दैट करंट प्राइस विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर, मतलब जो इस साल हो गया प्राइस अज्यूम किया जाता है, ये इसकी अजम्पशन है कि वो चलती रहेंगी। फार्मर हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच प्रोड्यूस अ ईयर इन एडवांस, ठीक है, तो वो पहले से डिसीजन ले लेते हैं कि अगले साल हमने ये भाई अच्छी खासी टिकाऊ काश्त करनी। नेक्स्ट अजम्पशन है इसकी कि प्राइस इज फंक्शन ऑफ प्रोसीडिंग पीरियड सप्लाई, ठीक है। जो प्राइस होती है ना वो आपकी पिछली जो सप्लाई चलती आ रही है उससे चलती आ रही होती है, मतलब अगर इस साल सप्लाई हुई है तो अगले पूरे साल वो सप्लाई की वजह से प्राइस डिटरमिन हो रही होगी, क्योंकि दोबारा काश्त अगली दफा होगी तो प्राइस फिर चेंज होगी। द कमोडिटी कंसर्न इज पेरिशेबल, देखो एग्रीकल्चर गुड है तो पेरिशेबल होगी, वो खराब हो सकते है, उसको बहुत ज्यादा भी आप उगा नहीं सकते, तो जो कमोडिटी इसमें होती है ना थ्योरी के अंदर वो हमेशा पेरिशेबल होती है। If price was low, then some farmers will no longer stay with the crop next year. अगर प्राइस कम होती है तो इस थ्योरी के मुताबिक हम अज्यूम करते हैं कि अगले साल वो छोड़ जाएंगे। तो ये कुछ assumptions हैं जो आपने याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम लैग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्राइस कंटिन्यू होती है, फार्मर आज बैठ के डिसाइड कर रहे होंगे कि अगले साल उन्होंने क्या करना है, क्योंकि आज की प्राइस से उन्होंने डिसीजन लेना होता है अगले साल का। प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती है, फंक्शन होती है पिछले साल की सप्लाई का, कमोडिटी पेरिशेबल होती है, और प्राइस कम होने की वजह से हम अज्यूम करते हैं कि फार्मर छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो कोवेब के फर्दर 3 केसेस होते हैं, ठीक है, 3 केसेस ऑफ कोवेब। अब ये 3 केसेस की बात कर लेते हैं। कोवेब सिंपल हमने पढ़ ली, अब जो नॉर्मली आई क्या क्वेश्चन पूछता है ना वो इन केसेस में से पूछता है। पहला केस है कन्वर्जेंट केस ऑफ कोवेब। कन्वर्जेंट केस क्या होता है? कन्वर्जेंट केस
वो होता है इफ द डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई। अब हम एक कोवेब बनाने लगे हैं कि प्राइस है, ये क्वांटिटी है, अगर डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, सप्लाई कर्व जो है वो इन इलास्टिक है, तो ये सिनेरियो बनेगा। ठीक है, अब इस सिनेरियो में होता क्या है? ठीक है, इस सिनेरियो में वी गोट प्राइस, ठीक है, वोलेटिलिटी फॉलिंग एंड द प्राइस विल कवरेज एक्टिव। इस सिनेरियो के अंदर होगा क्या कि आपको वापस आना बहुत मुश्किल है, आप कन्वर्ट कर जाते हो, सॉरी कन्वर्जन में आप जो है वो कन्वर्ट कर जाते हो। जरा देखते हैं इसमें जल्दी पहुंचता है या लेट से पहुंचता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसमें तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये वो स्नैरियो होता है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है और आप जल्दी वापस अपने घर में पहुंच जाते हो। मतलब मकड़ी है वो सुबह अगर बाहर खेलने गई है तो देखो इस स्नैरियो के अंदर वो बड़ी जल्दी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो एक केस क्या है, कन्वर्जेंट, आपने सिंपल याद रखना है, एक कन्वर्जेंट है जिसके अंदर जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। फिर एक नेक्स्ट केस है जो कि है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है बहक जाना, कहीं दूर निकल जाना। इसमें सप्लाई मोर इलास्टिक होगी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी। से हम सप्लाई को यूँ करते हैं और डिमांड को यूँ करते हैं। तो यहाँ से जब चलेगी मकड़ी, यहाँ से उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, सो यहाँ पे वो घर आना उसके लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अगर चलेगी तो यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से उसको नहीं मिलना। तो डाइवर्जेंट क्या है आपने सिंपल याद रखना है। देखो आसान, मैं आपको बताता हूँ आई कैप के क्वेश्चन कैसे होते हैं नॉर्मली। वो कहता है कन्वर्जेंट थ्योरी के अंदर, कन्वर्जेंट केस ऑफ कोवेब थ्योरी के अंदर क्या सिनेरियो होता है, डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी या सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो इस तरह के सिनेरियो आपने कहना है डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई कर्व, और इसमें क्या होता है सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन डिमांड कर्व डाइवर्जेंट में। और यहाँ पे अपने ओरिजिन की तरफ, अपने इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आना आसान है, यहाँ पे मुश्किल है। ये आपने खुद बना के चेक कर लेना। ठीक है, तीसरा है परपेचुअल केस ऑफ कोवेब थ्योरी। इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है, ये जो तीसरा केस है ना, इसमें दोनों एक जैसे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली सेम स्लो। ठीक है, तो इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो हमने ये केस ही पिक्चर में देखा है, यहाँ पे आपको मुनासिब सा टाइम लगेगा, मकड़ी वापस अपने घर में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ठीक है, सो ये तीनों केसेस हैं। ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये परपेचुअल वाला है, और ये डाइवर्जेंट है। तो आप इसको इस नाम से भी याद कर सकते हैं, परपेचुअल वाले से भी याद कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल लगता है डायग्राम्स देखे, लेकिन सिंपल है, बेसिक्स याद रखेंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करके आइडिया हो जाएगा कि बहुत आसान है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।